हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि हम इस सीरीज़ में J25 के लिए रिवीजन कर रहे हैं, तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है थर्मोडायनेमिक। केटीजी अब मैंने करा दिया है। अब केटीजी और थर्मोडायनेमिक दोनों का क्वेश्चन एक साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। जब किसी भी हम डिफरेंट बॉडी को एक साथ एनी टेम्परेचर पे कांटेक्ट में करते हैं, तो उसका टेम्परेचर जब तक कॉमन ना हो जाए तब तक वो आपस में टेम्परेचर का एक्सचेंज करता है। तो ये प्रोसेस हमारी थर्मल इक्विलिब्रियम कहलाती है। थर्मल इक्विलिब्रियम पे बेस हमारा जो जेरथ लॉ होता है। जेरथ लॉ कहता है क्या है कि जब हम दो बॉडी ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर को एक साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में रखते हैं और उन दोनों को किसी थर्ड बॉडी के साथ उसी थर्मल इक्विलिब्रियम में रखते हैं, तो आपस में ईच अदर भी वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होते हैं। जैसा कि यहाँ पर इस में दिख रहा है कि ये बी सी ए आपस में एक थर्मल इक्विलिब्रियम बनाते हैं। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है। जैसा कि इस पिस्टन में हम कुछ गर्म यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे गैस है, गैस और यहाँ पे एटमॉस्फेरिक गैस है। जैसे कि हम हीट को इंक्रीज़ करेंगे तो ये हमारा गैस ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगा, जिसके कारण ये थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ, जो कि dx डिस्प्लेस हुआ। अब हम गैस के कारण वर्क हम डिफाइन कर सकते हैं, जिसे हम कहेंगे डी डब्ल्यू वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स बराबर होता है फॉर गैस प्रेशर ऑफ गैस इंटू एरिया और डिस्प्लेसमेंट डी एक्स। तो हमारा ए इंटू डी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ दिस एरिया। तो इस एरिया के साथ वॉल्यूम लिख देंगे तो हमारा वर्क हो जाएगा पी ऑफ गैस और डी डब्ल्यू। और जो हमारा इंटरनल जो एनर्जी होती है, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि हमारा एनर्जी होती है वो नफरत बाई टू होती है। मीन्स एन एफ आर यहाँ पर डी टी टेम्परेचर है बाई टू। तो इससे हमें यह पता चलता है कि हमारी जो हीट होती है वो इंटरनल एनर्जी और कुछ वर्क, इन दोनों के एडिशन के फॉर्म में होती है। ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में कुछ साइन हम देखते हैं कि हम हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में किस प्रकार से हम क्वांटिटी का साइन लेते हैं, जो कि हमारे क्वेश्चन में बहुत ही हेल्प होगा। जो हीट को सप्लाई करेंगे, तो हमारा हीट सप्लाई करने पे हमारा जो हीट सप्लाई होगा वो पॉजिटिव होगा। हीट को रिजेक्ट करने पे हमारा जो होता है हीट निगेटिव होता है। अगर वर्क हमारा अगर गैस करेगा तो हमारा पॉजिटिव होगा। अगर वर्क हम ऑन द गैस करेंगे तो हमारा वर्क को निगेटिव लेंगे। और टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे हमारा इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव होगी, और टेम्परेचर डिक्रीज़ करने पर इंटरनल एनर्जी निगेटिव होगी, जैसा कि आपको पता होगा। अब थर्मोडायनेमिक में कुछ डिफरेंट प्रोसेस होते हैं। जैसे कि यहाँ फर्स्ट है आइसोबारिक। आइसोबारिक में क्या होता है, हमारा प्रेशर कांस्टेंट होता है। प्रेशर कांस्टेंट होगा तो हमारा आइडियल गैसिफिकेशन से पी वी इक्वल्स टू एन आर टी से वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टी के। और आइसोकोरिक में हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, तो हमारा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टी के। और आइसोथर्मल में हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो हमारा जो प्रेशर होगा इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के। और एडियाबैटिक में जो होता है पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है। ये गामा क्या होता है ये हम आगे की स्लाइड में देख रहे होंगे। और यहाँ पे सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है। मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है, किसी भी मोलर हीट कैपेसिटी से डिफाइंड amount of heat which is required to rise any amount 1 मोल। किसी भी सब्सटेंस के एक मोल को हीट राइज करने में कितना हीट रिक्वायर्ड होगा, वो हमारा मोलर हीट कैपेसिटी होती है, जिसे हम कहते हैं C बराबर डी क्यू बाई एन डी टी। इसका जनरल फॉर्म होता है, इस बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है। इसका यूनिट होता है जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी क्यू बराबर एन सी सेन डी टी, और इसको टी वन से टी टू तक इंटीग्रेट करेंगे तो हमें जनरल फॉर्म मिल जाएगा। अब ये जो इंटीग्रेशन होगा, या तो हम वॉल्यूम कांस्टेंट एज्यूम करके या फिर वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर एज्यूम करके कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो सी वी हो जाएगा, नहीं तो हमारा सी पी हो जाएगा। अब सी पी और सी वी के कुछ फार्मूले होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपको पता होने चाहिए। सी वी का जनरल फॉर्म होता है डी क्यू बाई एन डी टी, और डी क्यू को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लिख सकते हैं डी यू प्लस डी डब्ल्यू। अब सी वी मीन्स हमारा होता है वॉल्यूम कांस्टेंट मीन्स हमारा वर्क डन जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमारा एरिया ही डिस्प्लेस ही नहीं हुआ, तो हमारा एरिया ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारा एरिया ज़ीरो से हमारा वर्क भी ज़ीरो हो जाएगा।
और हमारा जो इंटरनल एनर्जी होगा वो एन एफ आर बाई डी टी बाई टू करेंगे, और एन डी टी से एन डी टी कट जाएगा तो हमारा सी वी का फॉर्म हो जाएगा एफ आर बाई टू। और इंटरनल एनर्जी जो होती है एन एफ आर बाई टू, तो हमारा एफ आर बाई टू हम सी वी लिख देंगे, तो हमारा जो इंटरनल एनर्जी का न्यू फॉर्म हो जाएगा इन टर्म ऑफ सी वी एन सी वी डेल्टा टी हो जाएगा, जो कि इसका यूज़ हमने यहाँ किया है। सी पी बराबर होता है डी क्यू बाई एन डी टी। अब डी क्यू बराबर होता है डी यू प्लस डी डब्ल्यू के, जैसे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, तो डी यू देंगे हम एन सी वी डेल्टा टी, और वर्क डन हमारा पी डी वी होता है तो पी डी वी लिख दिया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा सी पी बराबर होगा सी वी प्लस पी डी वी बाई एन डी टी। और पी वी इक्वस टू एन आर टी का यूज़ करके हमें ये यहाँ पर अगर हम पी डी वी एन आर टी डालेंगे तो एन आर टी एन डी टी से कट जाएगा, तो हमारा जो आर बचेगा, तो सी पी बराबर सी वी प्लस आर। ये भी फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी सी पी माइनस सी वी इक्वस टू आर होता है। ये मेयर्स लॉ का रिएक्शन होता है, या फिर फार्मूला कह सकते हैं। और सी पी बराबर होगा सी वी का यहाँ वैल्यू डाल देंगे तो हमें एफ़ के फॉर्म में मिल जाएगा सी पी की वैल्यू। सी पी की वैल्यू एफ़ में फ्रीडम ऑफ एफ़ में, और सी वी की वैल्यू एफ़ में। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। अब एडियाबैटिक कांस्टेंट क्या होता है? एडियाबैटिक, जैसा कि हमने पीछे देखा कि एक गामा पावर होती है, उसकी एडियाबैटिक पावर कहलाती है जब सीपी और सीवी के रेशियो को हम गामा कहते हैं। अब गामा सीपी का हम एफ में और सीवी के एफ में फार्मूला पुट करेंगे, डिवाइड करने पे हमें जो फार्मूला मिलता है वो गामा इक्वल्स टू 1+2 एफ होता है, जो कि होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। एफ बराबर होता है 2/गामा-1, इसको उधर लेके जाएंगे तो हमारा इस फॉर्म में हो जाएगा। ये फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। अब सी पी और सी वी को एफ फॉर्म में FR/2, तो सी पी बराबर गामा टाइम सी वी, जैसे कि यहाँ दिख रहा है। अब FR/2 है तो हम इसको लिख सकते हैं R गामा-1, और यहाँ पर R सी वी का वैल्यू R गामा-1, तो गामा R अपान गामा-1 से लिख सकते हैं। अब जो ये टेबल है मोनो, डाया और नॉन लीनियर पॉलीटॉमिक के लिए, जो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3, 5, 6 होता है। सी वी की वैल्यू क्या होती है? FR/2 मीन्स 3R/2, 5R/2 एंड 6R/2। और सी पी की वैल्यू होती है, इसमें एडिशन करेंगे तो ये हमारा 5R/2, 7R/2, 4R/2, और इन दोनों का रेशियो हमारा गामा होता है 5/3, 7/5, 4/3। ये टेबल आपको याद नहीं करनी है, लेकिन किस तरीके से आपको आता है, किस तरीके से ये सब वैल्यू आती है वो आपको पता होना चाहिए। अब सी पी और सी वी गामा की कुछ मिक्सचर के फार्मूला होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सी वी मिक्सचर सी वी का है तो एन सी वी 1 एन टू सी वी 2 डॉट एन तक, और एन 1 एन टू डॉट एन तक। और सी पी होगा तो यहाँ पे सी पी बस आ जाएगा। एफ मिक्सचर होगा तो यहाँ पे एफ आ जाएगा। और गामा की नॉर्मल वैल्यू होती है सी पी बाई सी वी, गामा मिक्सचर की वैल्यू सी पी मिक्सचर बाई सी वी मिक्सचर, और इसको 1+2/f कहते हैं, तो 1+2/f मिक्सचर हो जाएगा। अब यहाँ पे डिफरेंट प्रोसेस में हमारा वर्क डन किस प्रकार से डिफाइंड होता है वो आपको पता होना चाहिए। नॉर्मल फॉर्म वर्क डन का होता है इंटीग्रल V1 से V2 PdV, और PV इक्वल्स टू nRT, जो आपको पता ही होगा। इन केस ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस में हमारा जो वॉल्यूम होता है कांस्टेंट होता है। वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया यानी हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, यानी हमारा वर्क डन 0 हो गया। और आइसोबारिक में क्या होता है? हमारा प्रेशर कांस्टेंट होता है। प्रेशर कांस्टेंट से हम यहाँ पे हमारा जो प्रेशर होगा वो बाहर आ जाएगा, तो प्रेशर बाहर आ जाएगा, और इसका डी वी का इंटीग्रेशन हो जाएगा V2 माइनस V1। और पी वी इक्वल्स टू nRT1 लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन से। और आइसोथर्मल में क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो हम इसको इंटीग्रेट करके इसका यूज़ करके इंटीग्रेट करेंगे तो हम nRT ln V2/V1 मिल जाएगा, और प्रेशर के फॉर्म में P1/P2 मिल जाएगा। एडियाबैटिक में हमारा चेंज ऑफ हीट 0 होता है, तो हमारा इंटरनल एनर्जी का माइनस हमारा वर्क के बराबर हो जाएगा। और इंटरनल एनर्जी बराबर होती है NCV/ΔT, और CV की वैल्यू होती है R1 माइनस गामा, लेकिन यहाँ माइनस है R गामा-1, तो यहाँ माइनस है तो हो जाएगा R1 माइनस गामा। तो एनर्जी हमारा वर्क हमारा ये हो जाएगा। और वर्क को NRT है तो उसको PV भी लिख सकते हैं, तो P2V2 माइनस P1V1 1 माइनस गामा, ये फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब जो हमारा वर्क होता है वो कब हम पॉजिटिव लेते हैं, कब हम नेगेटिव लेते हैं, तो वर्क इक्वल टू होता है पी डी वी इंटीग्रल। तो हमारा पी वी का जो ग्राफ होगा उसका एरिया हमें वर्क देता है। तो यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है प्रोसेस 1 से 2 तक, हमारा जो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा यानी एरिया इंक्रीज होगा। एरिया इंक्रीज होने पर एरिया हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं 2 से 1 तक वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है,
वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो मतलब हमारा जो वर्क होगा वो निगेटिव होगा। इन साइक्लिक प्रोसेस में हमारा इंटरनल एनर्जी तो ज़ीरो होती है, लेकिन 1 से 2, 2 से 1 ये क्लॉकवाइज है तो हमारा जो वर्क होगा पॉजिटिव होगा। एंटी क्लॉकवाइज में हमारा वर्क निगेटिव होता है। अब यहाँ पे देखिए 1 से 2 में जा रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो हमारा पॉजिटिव होगा। 1 से 2 अगर वीपी उल्टा दिया हो तो क्लॉकवाइज हमारा निगेटिव होगा। ये आपको पता होना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कौन सा टर्म दिया है। अगर इलिप्स है तो इलिप्स क्या होता है, पीवी ग्राफ दिया है, इलिप्स है तो इलिप्स का जो एरिया होगा वो हमारा वर्क होगा। और इलिप्स का एरिया को पता ही होगा, पाई ए बी होता है। पाई यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, तो इसको हम फाइंड करेंगे वी टू माइनस वी वन बाई टू और यहाँ पे पी टू माइनस पी वन बाई टू से, जैसा कि इस फॉर्म में लिखा है। अब एडियाबैटिक प्रोसेस में हमारा चेंज ऑफ डेल्टा क्यू जीरो होता है, ठीक है। तो पीवी की पावर गामा कांस्टेंट ये होता है एडियाबैटिक का फॉर्म। इसको हम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें इस फॉर्म में मिल जाएगा डी पी बाई डी वी इक्वल्स टू माइनस गामा पी बाई वी। और इन केस ऑफ टी अगर पी दिया हो तो टी की पावर गामा 1 माइनस गामा कांस्टेंट होता है, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये फॉर्म मिलता है। और टी और वी दिया हो तो गामा माइनस 1 कांस्टेंट होता है, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये फॉर्म मिलेगा। इन दोनों फॉर्म में तो ये सिमिलर ग्राफ होता है, बट पी और टी के बीच में जब ग्राफ होता है वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि किस ग्राफ में होता है। अब आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में क्या डिफरेंस होता है। आइसोथर्मल मीन्स होता है टेम्परेचर कांस्टेंट यानी पीवी का प्रोडक्ट कांस्टेंट। तो पीवी का प्रोडक्ट कांस्टेंट तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें डी पी बाई डी वी इक्वल्स टू माइनस पी वी आ जाएगा। डी पी बाई डी वी क्या होता है, स्लोप होता है, तो स्लोप हमारा माइनस पी बाई वी होगा। और इन केस ऑफ पी वी का पावर गामा कांस्टेंट इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस गामा टाइम्स पी वी आ जाएगा, जैसा कि यहाँ देख रहा है। तो एडियाबैटिक का स्लोप ज़्यादा है इन केस ऑफ आइसोथर्मल से, यहाँ पे दिख रहा है ना गामा मल्टीप्लाई है, तो एडियाबैटिक का ज़्यादा होता है इनके कंपेयर टू आइसोथर्मल। तो यहाँ पर हम देखते हैं पीवी ग्राफ में देखते हैं एडियाबैटिक की देखिए स्लोप बहुत ज़्यादा है, और आइसोथर्मल का देखो ये आगे है, ये थोड़ा सा कम है, ये बहुत ज़्यादा है, जैसा कि दिख रहा है आपको। और इन केस ऑफ अगर पी वी है और प्रेशर यहाँ से P1 से P2 तक है तो जो हमारा पहला वाला होगा एडियाबैटिक होगा, दूसरा वाला हमारा आइसोथर्मल है, क्योंकि हमारा ये उल्टा है। अब देखते हैं हम पीवी का स्लोप एमंग ऑल दिस। तो ए बी सी, ए की वैल्यू होती है गामा इक्वल्स टू मोनोटॉमिक के लिए 5/3 1.67 जहाँ ये दिख रहा है, और बी की वैल्यू 1.4 ये है हमारा, सी हमारा 1.3 है तो हमारे सी है, और हमारा आइसोथर्मल सबसे ज़्यादा होता है तो ये हमारा सबसे आगे है। एडियाबैटिक के लिए देखिए यहाँ पे दिखा है ना गामा पी बाई वी, ये हमारा स्लोप होता है इन टर्म ऑफ खाली मैग्नीट्यूड। अब रिवर्सिबिलिटी ऑफ जनरल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की वैल्यू क्या होती है, पी वी की पावर एक्स गामा, जो वहाँ पे हम गामा यूज़ करते थे वही हमारा ये एक्स के फॉर्म में हो जाएगा। तो हमारा जो मोलर हीट कैपेसिटी डिफाइंड होती है सी इक्वल्स टू सी वी प्लस आर वन माइनस एक्स। और यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म में क्या क्या पुट करने पे क्या होता है ये आपको पता ही होगा, देख लेना। जो हमारा हीट होती है, हीट बराबर एन सी डेल्टा टी, नॉर्मल फॉर्म में ये होता है, और वक्त बराबर एन आर टी डेल्टा टी था तो टी टू माइनस टी वन माइनस गामा तो 1 माइनस एक्स हो गया। वैसा ही सिमिलर है। फ्री एक्सपेंशन में क्या होता है, जब हम किसी कंटेनर में हाफ साइड कोई गैस प्रेजेंट करते हैं और वहाँ दूसरी तरफ हमारा वैकेंट है, तो इसको इस तरफ फोर्स लगाने पर किसी भी एक्सटर्नल गैस के अपोजिट में काम नहीं करना होगा, तो हमारा जो वर्क होगा, चेंज ऑफ वर्क हमारा ज़ीरो हो जाता है, और हमारा हीट का भी कोई लॉस नहीं होगा, तो हमारा चेंज ऑफ हीट भी ज़ीरो हो जाएगा। इन दोनों के ज़ीरो होने से हमारा इक्वेशन 1 में जाए अगर थर्मोडायनेमिक के, तो हमारा इंटरनल एनर्जी भी ज़ीरो होगी। इंटरनल एनर्जी जीरो कब होती है, जब हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। टेम्परेचर कांस्टेंट तो T1 इक्वल्स टू T2, और टेम्परेचर कांस्टेंट इट मीन्स P1 V1 का प्रोडक्ट कांस्टेंट, यानी P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है। अब हमारा दो लॉ है यहाँ पर, केल्विन और सेल्सियस का लॉ। केल्विन का लॉ क्या कहता है, इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट 100% ऑफ एनर्जी इन वर्क, ये पॉसिबल नहीं होता है, हीट इंजन जैसे एग्जांपल हो गया। और यहाँ पर हमारा जो कि सेल्सियस का लॉ है, हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम कोल्डर टू हायर, जब तक कि आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाओगे तब तक ये नहीं होगा। रेफ्रिजरेटर हो गया हमारा जैसे एग्जाम्पल। अब यहाँ पे हम देखते हैं हीट इंजन कैसे वर्क होता है। इसमें क्या होता है, सोर्स, सिंक और एनर्जी होती है। सोर्स से क्या होता है, Q1 हीट निकलती है और सिंक में Q2 हीट जाती है, और इंजन क्या होता है, वर्क करता है।
तो Q1 माइनस Q2 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा वर्क, और जो हमारा एफिशिएंसी होती है वो वर्क अपान गिवन हीट होता है, तो वर्क अपान गिवन हीट। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जो हमारा वर्क होगा Q1 माइनस Q2, तो Q1 माइनस Q2, तो ये हमारा जो एफिशिएंसी हो गया 1 माइनस Q2 बाई Q1। अब कार्बन टेंशन क्या होता है, ए से बी, बी से सी से डी, डी से ए, इस फॉर्म में होता है, जहाँ पे हमारा ए से बी और सी से डी पे हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्योंकि हमारा पीवी का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, और हमारा ए से बी से सी और डी से ए हमारा चेंज ऑफ चार्ज चेंज ऑफ हीट ज़ीरो है इन केस ऑफ बी से सी और डी से ए। तो हमारा Q1 Q2 बराबर T1 T2 हो जाएगा। अब Q1 Q2 हो जाएगा, हम T1 बाई T2 पुट करेंगे तो हमें ये फॉर्म भी मिल जाएगा जैसा दिख रहा है। अब रेफ्रिजरेटर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें क्या होता है, सोर्स Q1 हीट देता है और सिंक में Q1 हीट जाती है और हम कुछ एक्सटर्नल वर्क भी करते हैं। तो क्या होगा, Q1 प्लस एक्सटर्नल वर्क इक्वल्स टू Q2। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इक्वल्स टू हो जाएगा Q1 हीट दिया और अपान वर्क, तो वर्क बराबर Q2 माइनस Q1। तो यहाँ पर भी हम कार्नोट के इंजन का हेल्प लेंगे, Q1 Q2 बराबर T1 बाई T2, तो को COP की वैल्यू हो जाएगी T1 अपान T2 माइनस T1। ये क्वेश्चन कर लेंगे, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।